And I want to thank you very much for being here. Thank you. Please. Thank you. Thank you. Mr. President, first I want to thank you for graciously hosting me once again in the White House. And second, I want to thank you for your friendship and for your leadership. From Jerusalem to Tehran, from the Golan Heights to Gaza, you've proven time and again what I've said many times. You are the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And Mr. President, you and I both know it's not even close. While you focus at home on making America great again, your leadership abroad is changing the world for the better, ending wars and advancing peace. I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East, and I think beyond the Middle East, in very important Muslim countries. I support your plan to end the war in Gaza. नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ अनटोल्ड स्टोरीज बाय कीर्ति शौकीन में। और आज से हम अपने चैनल की जर्नी शुरू करने वाले हैं। ये जर्नी शुरू होने वाली भाई ट्रम्प के एक और मूव से, हिज मूव टुवर्ड्स गेटिंग नोबेल पीस प्राइज़। मतलब ट्रम्प चाचा ने बहुत ट्राई किया कि भाई किसी ना किसी वॉर में उनको क्रेडिट मिल जाए, किसी ना किसी वॉर को कंक्लूड कराने में उनको क्रेडिट मिल जाए। और फाइनली अब वो पैलेस्टीन और इज़राइल यानी इज़राइल और हमास के जो इज़राइल गाज़ा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एक पीस टॉक कंक्लूड कराना चाह रहे हैं। और उसी से रिलेटेड आज की हमारी खबर है। अब देखिए वो क्या है। हु विल गवर्न गाज़ा, डोनाल्ड ट्रम्प्स 20-point पीस प्लान एक्सप्लेन्ड। After days of speculation, the White House on Monday released a 20-point plan aimed at ending the nearly 2-year war in Gaza. तो आप और मैं हम सभी जानते हैं कि भाई पिछले 2 साल, करीबन 2 साल से गाज़ा में वॉर चल रही है। इज़राइल ने एक वॉर शुरू की हुई है टुवर्ड्स गाज़ा, टुवर्ड्स हमास। और इज़राइल का साफ साफ कहना है कि या तो भाई हमारी बात मान ली जाए, या तो चैन और अमन से रहा जाए, वरना जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमास जैसी, उनको हम ख़त्म करके रखेंगे नो मैटर द कोलैटरल डैमेज। मैसिव ब्लास्ट रोक्स क्वेटा, कार बॉम्ब एक्सप्लोड्स। अब ये सब चल रहा है साउथ एशिया में, जब यूएसए ने कहा कि एक वॉर हम ख़त्म कराएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब भारत पे टैरिफ्स लग रही हैं और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, नेपाल में तख्ता पलट हुआ है, जो साउथ एशिया को अनस्टेबल किया जा रहा है, वहीं पर वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, इन सब में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से। हिस्टोरिक डे, इजराइल अग्रीज टू ट्रम्प्स 20-point गाजा पीस प्लान। नेतन्याहू विल फिनिश द जॉब इफ हमास रिजेक्ट्स। अब ये 20-point प्लान क्या है और नेतन्याहू ने फाइनली इसको एक्सेप्ट क्यों किया है, और ये भी कह दिया है कि भाई अगर हमास नहीं माना तो नेतन्याहू यानी इज़राइल विल फिनिश द जॉब। जो उसने ठानी थी कि वो सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ख़त्म करेगा, जो भी इज़राइल के ख़िलाफ़ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको ख़त्म करेगा, वो नेतन्याहू या फिर यूँ कहे कि इज़राइल कंप्लीट करके रहेंगे अपने उस टारगेट को, अगर हमास ने इस 20-point प्लान को नहीं माना, इस पीस प्लान को नहीं माना। अब आगे की वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये पीस प्लान है क्या, लेकिन उससे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि भारत ने इस पर क्या रिएक्शन दिया। तो देखिए, हमारे पीएम मोदी जी ने साफ साफ कहा कि वी वेलकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स अनाउंसमेंट ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू एंड द गाजा कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ठीक है भाई, तुम्हें अगर पीस प्राइस चाहिए तो ले लो, इंडिया हैज़ नो प्रॉब्लम्स विद इट। इट प्रोवाइड्स अ वायबल पाथवे टू लॉन्ग टर्म एंड सस्टेनेबल पीस, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट फॉर द पैलेस्टीनियन एंड इजराइल पीपल। मतलब भारत तो शुरू से ही 2-state पॉलिसी को सपोर्ट करता आया है। इनफैक्ट इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन इन यूनाइटेड नेशंस।
हालांकि अब इसका नंबर बहुत बढ़ता जा रहा है, दैट टू विल ऑल्सो डिस्कस. बट बिफोर दैट, एज ऑल्सो फॉर द लार्जर वेस्ट एशियन रीजन. तो वही इंडिकेशन जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, कि कहाँ साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया हो या साउथ एशिया हो, इसमें तो अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है. अब सबको पता है कि ये दो ही पावर्स यहाँ पर खेलती हैं. इट टेक्स टू टू टैंगो, एंड इन फैक्ट इन साउथ एशियन केसेस इट टेक्स 3 टू टैंगो. और यही सब चीज़ें मिलकर साउथ एशिया को जब अनस्टेबल कर रही हैं, वहीं पे बाकी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर हेडिंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी. कहीं पे 2 साल से वॉर चल रही है, कहीं अब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर भी पीस टॉक्स की बात हो रही है. इनफैक्ट मोदी जी को कहा गया कि खुद उन्होंने मीडिएट कराया है. देन ट्रम्प वांटेड टू मीडिएट दिस गाज़ा वॉर टू एंड. तो ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहाँ एक पर्टिकुलर रीजन में कुछ कंट्रीज चाहें तो एक पर्टिकुलर रीजन में कैसे इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है, और कहीं उसको बैलेंस करने के लिए दूसरे रीजन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं. एंड it revolves around the agenda of one particular nation. We hope that all concerned will come together behind President Trump's initiative and support this effort to end conflict and secure peace. तो भारत ने साफ साफ कहा कि हमें तो भाई इस पीस प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट लुक्स गुड प्राइमा फेसे, और सारी पार्टीज़ को मान लेना चाहिए. इट्स नॉट द एरा ऑफ वॉर, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी पहले ही कह चुके हैं. सो इट्स टाइम टू सिट ऑन अ टेबल एंड टू अग्री टू दिस पीस प्लान. और फिर कुछ ये प्लीज़ करने के लिए अपीजमेंट के तौर पर भी देखा जा रहा है, जो अभी ट्रंप की नाराज़गी चल रही है भारत के लिए, उसको भी अपीज़ करने के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स भारत की तरफ से दी जा रही हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड कि हमें पीस प्लान की ज़रूरत क्या पड़ी, या ट्रंप को ये पीस प्लान देने की ज़रूरत क्या पड़ी, उससे पहले हमें कॉन्फ्लिक्ट समझने की ज़रूरत है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली है क्या, क्यों स्टार्ट हुआ, एंड वाई दिस लॉन्ग, इतने टाइम से ये कॉन्फ्लिक्ट चल क्यों रहा है. तो देखिए, इज़राइल जो अभी आप सामने में आप देख पा रहे हैं, इज़राइल के बॉर्डर में वी हैव 2 डिफरेंट टेरिटरीज. एक हो गई आपकी गाज़ा स्ट्रिप, ये बेसिकली हमास रूल्ड है, और दूसरा वेस्ट बैंक और जेरूसलम. ये जेरूसलम जो एक प्लेस है, ये दोनों का ही, यानी ज्यूज़ का और अरब्स का, दोनों का ही होली प्लेस माना जाता है. अब इस जगह पर सबसे पहले ज्यूज़ रहते थे, ज्यूज़ को यहाँ से भगा दिया गया. फिर वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे जब यूके ने कहा कि ओके विल सेटल यू ऑल पीपल, और उसको एक्चुअली फंड भी काफ़ी ज्यूज़ ने किया, बिकॉज दिस कम्युनिटी इज़ नोन एज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड एजुकेटेड कम्युनिटी. तो इन्होंने अपने लिए एक जगह कार्व आउट की, ज्यूज़ ने वापस आना शुरू किया, एंड सो मच सो दैट दे टुक ओवर दिस लैंड. अब जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो यही है कि भाई यहाँ पर ओरिजिनली ज्यूज़ रहते थे या फिर अरब्स रहते थे, और ये किसका होमलैंड है. प्लस इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड रिलीजियस स्फेयर, क्योंकि जेरूसलम जो है वो दोनों अरब्स का भी और ज्यूज़ का भी एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है. अब एक ही प्लेस का इतना इम्पॉर्टेंट होना 2 कम्युनिटीज़ के लिए, जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट तो लेकर ही आएगा. प्लस अब जैसा हमने देखा कि गाज़ा में हमास है, हमास इज टर्म्ड एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बाय यूनाइटेड स्टेट्स. तो जो भी वायलेंट तरीके से या इलीगल मेथड से या फिर अलग अलग, भाई इनके पास कहा जाता है रॉकेट लॉन्चर्स हैं, इनफैक्ट बायो वेपन्स भी ये यूज़ करते हैं. तो जो टेरर फैलाना चाहेंगे उन ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तो घोषित किया ही जाएगा, और उनको ख़त्म भी किया जाएगा, बिकॉज दे पोज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू इज़राइल. एंड दिस इज़ वाई इज़राइल स्टार्टेड बॉम्बिंग गाज़ा. और फिर ये कन्फ्लिक्ट 2 साल तक चलता रहा. मतलब इट स्टार्टेड बट इट हैड नो एंड गेम, और इट हैड नो एक्सपायरी डेट एज ऑफ नाउ. इसी के चलते जब इतना टाइम इस कॉन्फ्लिक्ट को चलते हो गया, भाई दोनों तरफ से इतनी ज़्यादा मान हानि भी हुई है, इतनी ज़्यादा जन हानि भी हुई है, जान और माल दोनों का जब नुकसान होता है, तो पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ द वर्ल्ड कम अराउंड एंड से कि भाई दिस नॉट द एरा ऑफ वॉर, लेट्स सिट एंड लेट्स टॉक. उसी के चलते ये पीस टॉक अभी दी गई है, पीस पॉइंट्स दिए गए हैं ना. लेट्स डिस्कस कि ये 20 पॉइंट आखिर हैं क्या क्या. देखिए, सबसे पहला जो पार्ट है उसमें हमने डिसाइड किया, या यूएस ने कहें, यूएस ने डिसाइड किया कि दे विल टॉक अबाउट सीज फायर, हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर. क्योंकि अब 2 साल से वॉर चल रही है, तो दोनों तरफ कुछ हॉस्टेजेस हैं, कुछ प्रिजनर्स हैं, और उसी को लेकर बात की जाएगी. और अगर आपको वॉर रोकनी है तो सबसे पहले सीज फायर होना ज़रूरी है. सीज फायर इज़ अ टेम्पररी स्टॉपेज. तो पॉइंट 1 क्या है? इमीडिएट सीज फायर. उन्होंने सबसे पहला पॉइंट दिया कि भाई सीज फायर करो, अभी की अभी करो. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ सिंपल, स्टॉप द फाइटिंग.
No rockets, no airstrikes, and no shelling at all. A total freeze on military operations. जब सीज फायर होगा तभी आगे की बातें हो पाएंगी. पॉइंट 2 इज सेफ कॉरिडोर फॉर सिविलियंस. इनफैक्ट ये भारत ने भी अपना कहें कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर डालकर एक सेफ कॉरिडोर, जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो भारतीयों के लिए बनवाया गया था. यहाँ से ऑपरेशन गंगा जैसे मेजर ऑपरेशंस चलाए गए थे टू गेट आर सिविलियंस बैक टू देयर होमलैंड. और ऐसे ही अब जो बाकी के सिविलियंस स्ट्रेंडेड हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जितने भी कंट्रीज़ के हैं, उनके लिए और इन्हीं दोनों कंट्रीज़ के लिए भी एक सेफ कॉरिडोर होना चाहिए सीज फायर के बाद, कि भाई एटलीस्ट सिविलियंस को कोई प्रॉब्लम ना हो. प्रोटेक्टेड ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स मस्ट अलाउ सिविलियंस टू मूव सेफली, रिसीव मेडिकल एड एंड इवैक्यूएट इफ नेसेसरी. फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हॉस्टेज रिलीज़ का, कि अभी तक जो भी आपने हॉस्टेजेस रखे हुए हैं, स्पेशली कहा जाता है कि गाज़ा में जो हमास है उसने बहुत सारे हॉस्टेजेस इसराइल के रखे हुए हैं. इसराइल इज़ वेरी अनहैप्पी अबाउट इट. ऑल हॉस्टेजेस हेल्ड इन गाज़ा मस्ट बी रिलीज विद इन 72 आवर्स. फिर उसके बाद होंगे प्रिजनर एक्सचेंज. पहले आप हॉस्टेजेस रिलीज़ कीजिए, फिर प्रिजनर ऑफ वॉर होते हैं. हॉस्टेजेस सिविलियंस को बनाया जाता है या इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को बनाया जाता है. फिर प्रिजनर एक्सचेंज होंगे, जो दोनों तरफ प्रिजन ऑफ वॉर रहे हैं उनको एक्सचेंज किया जाएगा. इसराइल शुड रिलीज पैलेस्टीन प्रिजनर्स एंड रिटर्न द रिमेन्स ऑफ द डिसीज्ड. फिर बात आती है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग की, यानी फिफ्थ पॉइंट इज इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, कि ये सब काम ढंग से हो रहा है, इसमें कोई भाई चालसाजी नहीं है, देर आर नो थर्ड मेथड्स इन्वॉल्व. इन सबको चेक करने के लिए हम इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करेंगे. इंडिपेंडेंट टीम बनाई जाएगी, परहैप्स यूएन या फिर रेड क्रॉस, बिकॉज यही दो टीम्स हैं जो सबसे ज़्यादा credible है as to serve as the third party, should oversee this entire process to make sure that both sides stick to their word, because you cannot trust two parties in a war. फिर उसके बाद आता है पार्ट टू में हमने बात की सिक्योरिटी और स्टेबलाइजेशन की. अब आप हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर चुके हैं भाई, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सचेंज कर चुके हैं, सीज फायर हो चुका है, सिविलियंस को भी आपने क्रॉस करा दिया है, तो अब क्या? अब आपको सिक्योरिटी, स्टेबलाइजेशन, रीबिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा. पॉइंट 6 इज़ अबाउट डीमिलिटराइजेशन, यानी धीरे धीरे जहाँ पर भी आपके मिलिट्री प्लेस है, यू हैव टू गेट देम बैक टू देयर इनिशियल पोजीशंस. ऑल ऑफेंसिव वेपन्स इन गाजा, रॉकेट्स, टनल्स, हेवी आर्म्स मस्ट बी डिसमेंटल्ड. और ऐसा क्यों? बिकॉज इसराइल का वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि इतने वेपन्स, इतनी हैवी आर्टिलरी विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज़ जेन्युइनली अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी. एंड आई बिलीव कि किसी भी कंट्री के साथ अगर ऐसा हो रहा होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी कंट्री के एरिया में ऐसी होगी जहाँ पर वो इतनी हैवी मिलिटराइज्ड है, इतनी हैवी आर्टिलरी उसके पास है, तो एनी कंट्री विल फील दैट सिक्योरिटी थ्रेट. So point 7 is about amnesty for fighters. Militants who agree to give up arms should be offered amnesty or reintegration programs. Point 8 is about international stabilization force. Again भाई हम एक global force बना देंगे, एक peace keeping force UNSC को डाल देंगे. Made up of international partners should step in to maintain order. फिर एक न्यू पैलेस्टीनियन पुलिस का इंटीग्रेशन करेंगे, उसको बनाएंगे अ प्रोफेशनल इंटरनेशनली ट्रेंड पुलिस. फोर्स मस्ट बी बिल्ट टू रिप्लेस आर्म्ड ग्रुप्स. अभी क्या है, अभी हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि भाई एक जगह पे PLO है, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और गाज़ा में है हमास को तो ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज ऑफ इट्स मेथड्स. तो ऐसे में इट इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर हमास और गाज़ा और पैलेस्टीन और फॉर इसराइल. सो वी नीड टू हैव अ कॉमन ग्राउंड. वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा जब आप ग्लोबल एक फोर्स बनाकर तैयार करेंगे विच कैन इन्फोर्स ग्लोबल रूल्स, विच कैन इन्फोर्स पीस, विच कैन इन्फोर्स सिक्योरिटी फॉर बोथ ऑफ द पार्टीज. पॉइंट 10 की बात की जाए तो जॉइंट बॉर्डर कंट्रोल किया जाएगा, जो 2 स्टेट सोल्यूशन कहा भी जाता है, कि गाज़ा के बॉर्डर लैंड एंड सी शुड बी मैनेज्ड जॉइंटली बाय पैलेस्टीनियंस, इसराइल एंड इंटरनेशनल मॉनिटर्स. यानी एक फोर्स इन तीनों को मिलकर बना दो, जिसमें पैलेस्टीनियन भी हो, जिसमें इसराइल्स भी हों, और जिसमें एक ग्लोबल सिटीजन्स भी हों, UNSC से पीस कीपर्स भी हों. पार्ट 3 आता है जिसमें हम बात करते हैं गवर्नेंस और रिकन्सिलिएशन की, रीबिल्डिंग की. ट्रांजिशनल एडमिनिस्ट्रेशन होगा. अ न्यूट्रल टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट विच इज़ टेक बेस्ड शुड बी टेम्पररीली रन गाज़ा, मैनेजिंग बेसिक सर्विसेज, बिकॉज गाज़ा में बहुत ज़्यादा हैवी शेलिंग हुई है.
हैवी शेलिंग के चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, सो मच सो कि सिविलियन नीड्स भी वहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। हमने देखा था कि हॉस्पिटल्स पर भी बॉम्बिंग हुई है, सिविलियन रेलवेज पर भी बॉम्बिंग हुई है, स्कूल्स पर भी हुई है। सो वी हैव टू मेंटेन ऑल दीज बेसिक एमिनिटीज़। और ये सब कैसे हो पाएगा? जब हम रीबिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, रिकन्सिलिएशन स्टार्ट करेंगे। इंटरनेशनल ओवरसाइट बोर्ड, अगेन अ ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स। अब देखिए इसमें अरब लीग, EU, इजिप्ट, कतर क्यों है? क्योंकि इजिप्ट, कतर, अरब, इन सब का it has a community bonding with Gaza people, with Palestinians, क्योंकि अरब लोग हो गए ना सब, so they have this sentiment related connection। और फिर इसी के चलते ये लोग भी पेरिफेरली कनेक्टेड हो जाते हैं विद इज़राइल गाज़ा वॉर। शुड सुपरवाइज दिस ट्रांजिशनल बॉडी टू कीप इट अकाउंटेबल। ग्रेजुअल हैंड ओवर करेंगे हम पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को, मतलब धीरे धीरे भाई इंटरनेशनल फोर्स जो बनाया था वो धीरे धीरे जब सब ठीक होने लगेगा तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को हैंड ओवर करते चलेंगे। वंस इंस्टीट्यूशंस आर रिफॉर्म्ड एंड करप्शन इज चेक्ड। नाउ माइंड यू, दिस इज़ अ वेरी डीप stated statement, because corruption is checked. You can never check corruption in any particular country, especially ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन रहा है और 2 साल से तो लड़ाई ही चल रही है। सो दीज वर्ड्स एक्चुअली कन्वे कि टाइम तो भाई इसमें लगने वाला है। द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कैन टेक ओवर गवर्नेंस after the corruption is checked, of course. Palestinian reconciliation होगा. Dialogue must bring together divided Palestinian factions like Fatah and Hamas. जब PLO की जगह जहाँ फतह ये अभी रूल कर रहा है और फिर हमास गाज़ा, हमने मैप में देखा था कि दोनों अलग अलग जगह पर हैं। सो मे बी वी कैन क्रिएट अ बॉर्डर टू कनेक्ट दीज टू प्लेसेस, एंड बट विल हैव टू सी कि इज़राइल इसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, बिकॉज इन दैट केस अगर ये दोनों कनेक्ट होते हैं देन इट विल कट Israel into 2 parts under a framework of non-violence and cooperation. Of course, you are expecting non-violence from a terrorist organization. I mean, that's great. Part 4 is reconstruction and political roadmap. Massive reconstruction plan. अब इसके थ्रू सबको पता है कि पैसा आता है, दिस इज़ हाउ मनी इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड। वो पैसा आएगा रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, देन UNSC के थ्रू भी आएगा, उनका भी इसको बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये बजट पास करेगा। फ्री ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस होगा। एड शुड रीच पीपल विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली एज ऑलवेज दी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से। बट क्या ये काम ग्राउंड पर हो पाता है? दैट इज़ द मेन कंसर्न। 17th पॉइंट की बात की जाए तो रिटर्न और कॉम्पनसेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज। Now again a very contentious point. Which displaced families are they talking about? Because the main conflict तो यही है ना कि भाई पहले Jews को लगा कि they are displaced, now Arabs को लग रहा है that they are displaced. तो आप कौन से displaced families को वापस लेकर आएंगे? Jews को या फिर Arabs को? और दोनों को लेकर आएंगे then the war will continue. So I don't understand, I am unable to fathom कि इस point से actually मतलब क्या है? Families who lost homes should either return to their land or to be fairly compensated. यानी अभी जो वॉर की बात हुई है एटलीस्ट उनका तो कॉम्पनसेशन इज़ फिक्स्ड। ट्रूथ एंड अकाउंटेबिलिटी। आ ट्रूथ कमीशन शुड इन्वेस्टिगेट वॉर क्राइम्स। जो अभी इसराइल को बहुत ब्लेम किया जा रहा था कि इसराइल ने वॉर क्राइम्स किए हैं, भाई मास डिस्ट्रक्शन वेपन का यूज़ किया जा रहा है, फिर हमास को भी कहा जा रहा था कि बहुत ह्यूमन राइट वायलेशन किया है हमास ने, तो इन सबको चेक करने के लिए वी नीड टू हैव अ ट्रुथ कमीशन। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, अगैन पैसा आएगा तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आप वहाँ के लोगों को देंगे सो दैट दे कैन रीबिल्ड नॉट जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर बट द लाइवलीहुड्स। long-term political solution, and finally the only real guarantee for peace is a political settlement। लेकिन ये देखिए ये सबसे लास्ट पॉइंट है, चाहे वो 2 स्टेट सोल्यूशन हो या कोई भी दूसरा म्यूचुअली अग्रीड फ्रेमवर्क, पर ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप बाकी के सारे 19 पॉइंट पे खरे उतरते हैं, जब आप इन्हीं बाकी के 19 पॉइंट को अप्लाई करते हैं, वर्ड टू वर्ड उस पर एक्ट करते हैं, देन ओनली this point 20th will come in place. So what we can foresee is कि भाई अभी एक permanent solution तो बहुत दूर है, but at least for now एक कह सकते हैं सीज़ फायर किया जा सकता है, सिविलियन कॉरिडोर बनाया जा सकता है, एक पीस और सिक्योरिटी के लिए बात की जा सकती है, which will again be a good start. अब पैलेस्टीन को रिकग्निशन अचानक से इतना बढ़ गया है, तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि क्यों ट्रम्प को सामने आना पड़ा ये 20 पीस पॉइंट के साथ टू गिव पैलेस्टीन सम स्पेस। अब देखिए ये सारी कंट्रीज दैट यू कैन सी इन ब्लू,
रिकग्नाइज्ड इन 1988 और अभी रिसेंट 2024 में भी है। इनफैक्ट नाटो की भी कुछ कंट्रीज़ इंक्लूडिंग यूके, कनाडा, फ्रांस, इन्होंने भी, बल्कि नाटो यूएस लेड है और यूएस काफ़ी क्लोज सपोर्टर रहा है इज़राइल का, तो नाटो कंट्रीज़ का भी पैलेस्टीन को रिकग्नाइज़ करना ये दर्शाता है कि भाई नाटो में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और नेटो कंट्रीज़ में देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ब्रेकेज और सम सॉर्ट ऑफ डिसअग्रीमेंट किसी भी कंसेंसस को लेकर। तो इसीलिए मे भी टू पैसिफाई ऑल द मेंबर्स, नेटो कंट्रीज़ को पैसिफाई करने के लिए नेटो हेड यानी यूएस ने कहा कि लेट्स हैव अ पीस पॉइंट प्लान, लेट्स हैव 20 पॉइंट्स टू विच बोथ इज़राइल एंड हमास शुड अग्री, इज़राइल एंड गाज़ा शुड अग्री। और फिर उसके बाद देखेंगे भाई, समय निकलेगा जब करप्शन चेक हो जाएगा, जब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, 19 पॉइंट ठीक हो जाएंगे, तो एक पर्टिकुलर सोल्यूशन पे भी पहुंचेंगे। द रियल रीज़न वर्ल्ड इज सडनली रशिंग टू रिकग्नाइज पैलेस्टीन। अब देखिए 193 मेंबर्स of United Nations में से now 153 states have recognized Palestine. What has promoted this shift? Guilt or something else? मतलब ये गिल्ट है कि भाई पैलेस्टीन में लोगों के साथ गलत हो रहा है, या फिर एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन है टू स्टैंड सॉफ्टली अगेंस्ट वन सुपर पावर। तो यही क्वेश्चन करते करते इसी सुपर पावर ने डिसाइड किया कि लेट्स पैसिफाई ऑल ऑफ द मेंबर्स, लेट्स गेट अ सोल्यूशन, अभी टेम्प्रेरी सही, बट लेट्स जस्ट सेटल इट डाउन। अभी देखिए दैट वी वर डिस्कसिंग कि कहाँ पर गाज़ा है, अब ये गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पर इज़राइल बॉम्बिंग कर रहा था। देन वी हैव वेस्ट बैंक, रामल्ला, जेरूसलम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। देन वी हैव यहाँ पर ये फ़तह कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हमास कंट्रोल कर रहा है। एंड आप अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एक पॉइंट ये भी था इन दिस 20 पॉइंट प्लान दैट विल कनेक्ट गाज़ा एंड वेस्ट बैंक। अगर ये दोनों कनेक्ट होते हैं देन इज़राइल विल कट इन टू 2 parts. Now we have to see कि क्या इज़राइल इसको होने देगा या फिर अभी सिर्फ वेट कर रहा है कि लेट्स सी बाकी के प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड और नॉट, बाकी के पॉइंट्स आर एग्जीक्यूटेड और नॉट, एंड देन विल रेज आवर कंसर्न्स। तो आपको क्या लगता है कि विल दिस हैपन इन द नियर फ्यूचर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।